नाटो देशों के पास खत्म हो गए हथियार, गोला बारूद। पुतिन का कहर रुकने का नहीं ले रहा है नाम। रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई कर दी है बंद। यूरोप की टूट चुकी है कमर, जल्द होगा युद्ध विराम। दोस्तों, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये युद्ध इतना लंबा खींचेगा। पूरी दुनिया सोच रही थी कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन को बर्बाद कर देगा, लेकिन आज तक इस युद्ध में ये डिसीजन नहीं हो पाया है कि कौन जीता या कौन हारा, और ये युद्ध और कितना लंबा खींचेगा ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस युद्ध में रूस सब पर भारी पड़ रहा है। युद्ध को लेकर अभी जो खबर आई है उससे यूरोप की बेचैनी बढ़ गई है। नाटो देशों की एकता अब बिखरने लगी है। सवाल उठता है कि आखिर रूस ने ऐसा कौन सा वॉर किया है जिसका जवाब यूरोप के पास नहीं है। अकेला रूस दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन पर भारी क्यों पड़ रहा है? तो दोस्तों, अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वो प्रतिदिन लगभग 50 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है। इसमें से आधे से अधिक तेल यूरोप को जाता है। रूस से होने वाला तेल आयात ब्रिटेन की कुल तेल जरूरतों का 8% है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के देशों ने 2021 में जितनी गैस निर्यात की उनमें से 45% गैस रूस से आई थी। रूस की गैस यूरोपियन यूनियन के देशों की जरूरत को 40% पूरा करती है। रूस अपनी गैस की सबसे ज्यादा सप्लाई पाइपलाइन के जरिए करता है। एनर्जी सेक्टर पर नजर रखने वाली BP.com के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में यूरोपीय यूनियन के देशों ने 562 अरब क्यूबिक मीटर गैस निर्यात की थी। इनमें से 185 अरब क्यूबिक मीटर गैस रूस से आई थी। रूस की गैस पर जर्मनी सबसे ज्यादा निर्भर है। जर्मनी ने 2020 में रूस से 56.3 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदी थी। इसके बाद इटली है जिसने 19.7 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदी है। तीसरे नंबर पर तुर्की है जिसने 15.8 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदी थी। यूरोप रूस के गैस, कच्चे तेल और कोयले पर काफी हद तक निर्भर है। 2019 में यूरोप के कुल गैस निर्यात में रूस की हिस्सेदारी 41.1% थी। वहीं कच्चे तेल में 26.9% और कोयले के निर्यात में 46.7% हिस्सेदारी रूस की ही थी। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों से नाराज रूस ने किया है कुछ ऐसा कि यूरोप दहल गया है। सवाल उठता है कि आखिर रूस ने ऐसा क्या किया है? तो दोस्तों, रूस ने एक बार फिर से यूरोप की गैस सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है। इसकी वजह रूस ने तकनीकी दिक्कत बताई है। रूस ने ये भी कहा है कि परेशानी को दूर करने वाले उनको नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उसको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। इस वजह से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी को अपने 2 न्यूक्लियर प्लांट्स को स्टैंड बाई पर रखना पड़ा है। लेकिन क्या न्यूक्लियर प्लांट जर्मनी की ऊर्जा की जरूरत को पूरे करने में कामयाब है? इसके अलावा रूस की गैस के अभाव में यूरोप आने वाली सर्दियां कैसे काटेगा? ये दूसरा सवाल भी जर्मनी के लिए काफी बड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि समूचा यूरोप सर्दियों में अपने घरों, ऑफिसों, शॉपिंग मॉल्स, दुकानों आदि को गर्म करने के लिए रूस की गैस का ही इस्तेमाल करता है। ये गैस की सप्लाई नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए की जाती है। जब से रूस से यूक्रेन पर युद्ध थोपा है और पश्चिमी देशों ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं, तब से रूस इस गैस को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रूस चाहता है कि पश्चिमी देश मॉस्को पर लगाए प्रतिबंधों को बिना शर्त हटाएं, जबकि यूरोप और अमेरिका सहित कुछ अन्य देश ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। रूस की यूरोप को गैस की सप्लाई ठप होने से यूरोप में एनर्जी क्राइसिस काफी जोरों पर है। जर्मनी क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा देश है, इसलिए इसका अधिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। गैस के अभाव में जर्मनी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब वो क्या करे। जर्मनी के आर्थिक मंत्री रॉबर्ट हैबेक का कहना है कि उनके 2 नए प्लांट अब तक चालू नहीं हुए हैं। ये अगले वर्ष अप्रैल के मध्य में ही चालू हो सकेंगे। उनका ये भी कहना है कि एनर्जी क्राइसिस काफी बड़ा है। न्यूक्लियर प्लांट को लेकर डिले के पीछे उन्होंने पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को बताया है। जर्मनी के एक अन्य मंत्री का कहना है कि देश न्यूक्लियर एनर्जी से किसी दूसरी तरफ शिफ्ट होने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट में नई फ्यूल राइट्स को अगले वर्ष अप्रैल से पहले नहीं डाला जा सकता है। फिलहाल देश के पास में इतने एनर्जी सोर्स नहीं है कि वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके। इतना ही नहीं, अभी तक न्यूक्लियर प्लांट को पावर ग्रिड से भी नहीं जोड़ा जा सका है। जर्मनी यदि कोयले से एनर्जी की कुछ जरूरत को पूरा करने पर जाता है तो वहाँ पर क्लाइमेट क्राइसिस आड़े आता है। यूरोप के देश कोसोवा में इन दिनों हर घंटे बिजली जा रही है। दिन और रात में 6 घंटे तक की बिजली कटौती ने 20 लाख की आबादी वाले देश की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। यह यूरोप का वह पहला देश है जहाँ बिजली कटौती और गैस की कमी ने भविष्य की एक तस्वीर दिखा दी है।
राजधानी प्रिस्टिनिया स्थित थिंक टैंक इंडेप में एनर्जी एक्सपर्ट लिरोन जोसेज को समझ नहीं आ रहा है कि इस बार सर्दियों में क्या होगा जब यह संकट 4 गुना तक बढ़ जाएगा। यहाँ पर लोगों को ठंडे पानी से काम चलाना पड़ रहा है और ऑफिसेज में भी बिजली सोच समझकर प्रयोग करनी पड़ रही है। दोस्तों, सवाल उठता है कि अगर रूस अड़ा रहता है तो यूरोप पर इसका क्या अंजाम होगा, हालत कितने खराब होंगे। तो दोस्तों, अगस्त के माह में प्राकृतिक गैस की कीमतों में 610% का इजाफा हुआ था और यह $3100 प्रति 1000 क्यूबिक मीटर तक चली गई है। यूक्रेन की राजधानी क्यू में अमेरिकी दूतावास पर तैनात रह चुकी सूर्या जयंती का कहना है कि इन हालातों में हर घर को बिजली और घरों को गर्म रखने के लिए बहुत ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। यूरोपियन सरकारों ने $279 बिलियन पहले ही छोटे उपभोक्ताओं की मदद के लिए तय कर दिए हैं, लेकिन यह रकम बहुत कम है। उनका कहना है कि यूके के 85 लाख लोगों को इन सर्दियों में एनर्जी पॉवर्टी का सामना करना पड़ेगा। कई जगह पर ब्लैकआउट्स तक शुरू हो गए हैं। हर 6 घंटे के बाद 2 घंटे तक के लिए बिजली जा रही है। यूरोप के कुछ और देशों में भी यही हालत होने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और ऐसी खबर आ रही है जिससे ये पता चलता है कि अब नाटो ज्यादा दिन तक रूस के सामने नहीं टिक पाएगा। तो क्या नाटो रूस के आगे सरेंडर करने वाला है? नाटो कमजोर कैसे पड़ने लगा? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको वीडियो आगे देखना होगा। रूस झुकने को नहीं तैयार, किम जोंग से मांगे सैनिक। उत्तर कोरिया के लाखों सैनिक करेंगे यूरोप पर हमला। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को हथियार देते देते यूरोपीय संघ के देशों का शस्त्रागार खाली हो गया है। अब इन देशों पर खुद की रक्षा करने को लेकर खतरा मंडराने लगा है। यूरोपीय संघ के एक शीर्ष राजनयिक ने आगाह किया कि अब नाटो संगठन के देशों में हथियारों का भंडार कम हो चुका है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों ने यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद की लगातार आपूर्ति की है। राजनयिक ने ईयू के सदस्यों से सैन्य साजो सामान पर अपने खर्च को बेहतर ढंग से मैनेज करने का आग्रह भी किया। यूरोपीय देश पहले से ही रूस की धमकियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें तत्काल अपने हथियारों के भंडार को बढ़ाना होगा। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने यूरोपीय सांसदों के साथ एक बहस में कहा कि अधिकतर सदस्य देशों के सैन्य स्टॉक मैं यह नहीं कहूंगा कि समाप्त हो गए हैं, लेकिन काफी कम हो गए हैं क्योंकि हम यूक्रेन के लोगों को बहुत अधिक क्षमता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य साजो सामान की संख्या फिर से बढ़ानी होगी और इसका सबसे अच्छा तरीका मिलकर ऐसा करना रहेगा जो किफायती भी हो। बड़ा सवाल ये है कि यूरोपीय देशों के पास हथियार कम कैसे हो गए जबकि इनमें से ज्यादातर देश खुद हथियार बनाते हैं। तो दोस्तों, चेक गणराज्य में एक बैठक के दौरान यूरोपीय संघ के रक्षा मंत्रियों ने सैन्य सामग्री और संसाधनों को लेकर चर्चा की थी। इसके साथ उन्होंने गोला बारूद और वायु रक्षा प्रणालियों जैसे हथियारों की थोक खरीद पर भी चर्चा की थी, जिनकी अभी यूक्रेन को आवश्यकता है। अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। नाटो देश भी अमेरिका का साथ देने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं। अधिकतर यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। ऐसे में उन्होंने अपने हथियारों के भंडार को काफी सीमित रखा है। यही कारण है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने के कारण उनके खुद के भंडार खाली होने लगे हैं। तो दोस्तों, सिचुएशन को देखकर तो यही लगता है कि अब नाटो देश ज्यादा दिन रूस का सामना नहीं कर पाएंगे। गैस सप्लाई और हथियारों की कमी के बीच उनका दम निकलने वाला है। व्लादिमीर पुतिन किसी की सुनने को तैयार नहीं है। युद्ध में रूस का भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, लेकिन पुतिन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। रूस के इतने सैनिक मारे जा चुके हैं कि अब पुतिन को दूसरे देशों के सैनिकों की आवश्यकता महसूस हो रही है और उन्होंने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से सैनिकों की मांग की है और इस तानाशाह ने रूस की डिमांड पूरी करने का निर्णय भी ले लिया है। दोस्तों, रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से 1 लाख सैनिकों की डिमांड की है। रूस ने 1 लाख सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया को क्रूड ऑयल और गेहूं देने की बात कही है। वहीं उत्तर कोरिया भी रूस को सैनिक देने के लिए राजी हो चुका है। उत्तर कोरिया ने राजनयिक चैनलों के जरिए ये स्पष्ट कर दिया है कि वह युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए रूस का सहयोग करेगा। वह रूस के पक्ष में संतुलन बनाने के प्रयास में एक विशाल लड़ाकू बल की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। इन सैनिकों के लुहांस और दोनेस्क में रूस समर्थित अलगाववादी सेना में शामिल किया जाएगा। यूक्रेन के इन 2 प्रांतों को हाल में ही किम जोंग उन ने स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। उत्तरी कोरिया अपने 1 लाख सैनिकों को डोनबास में स्थानांतरित करने के लिए तैयार हो गया है। इसके बदले पुतिन किम जोंग की त्रस्त अर्थव्यवस्था को उबारने का काम करेंगे। उत्तर कोरिया के इस फैसले पर रूस ने खुशी प्रकट की है। मॉस्को में रक्षा एक्सपर्ट कर्नल इगोर कोरोटचेंको ने रूसिया चैनल 1 पर कहा कि ऐसी खबरें हैं कि 1 लाख उत्तर कोरियाई सैनिक यहां आने और संघर्ष में अपना योगदान देने को तैयार हैं। अगर ये सच है तो अच्छी बात है। हमें किम जोंग उन द्वारा हमारे लिए बढ़ाए गए हाथ को स्वीकार करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरियाई लोग कोई मांग नहीं करते हैं,
और सबसे खास बात ये कि वो प्रेरित होते हैं। बड़ा सवाल ये है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच इतने करीबी संबंध का राज क्या है। रूस के एक बार कहने पर उत्तर कोरिया का वो सनकी तानाशाह जो किसी की नहीं सुनता, रूस को अपनी सेना देने को तैयार कैसे हो गया। तो दोस्तों, रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंध 1948 से है, जब सोवियत संघ DPRK को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बना था। कोरियाई युद्ध के दौरान कोरियाई पीपुल्स आर्मी को USSR द्वारा समर्थित किया गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी दोनों देशों के बीच संबंध बने रहे। इसके अलावा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को बर्बाद करने के सपने देखता है, इसलिए वो लगातार मिसाइल टेस्ट करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। उत्तर कोरिया के इन मिसाइल टेस्ट की वजह से अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कई स्तरों पर बैन लगा रखा है और अमेरिका ने उत्तर कोरिया को सीधे युद्ध की धमकी भी दे रखी है। अमेरिका की इस धमकी के बाद तानाशाह को खौफ सताने लगा था और इसीलिए वो रूस के करीब आके खुद का बचाव करना चाहता है। जब 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो उत्तर कोरिया उन 5 देशों में से एक था जिसने आक्रमण की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध अब इतना भयानक हो चला है कि रूस जैसे ताकतवर देश को उत्तर कोरिया से सैनिक मांगने पड़ रहे हैं। दोस्तों, मतलब साफ है कि रूस किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं नाटो की कमर टूटती जा रही है। अब देखना है कि आखिर युद्ध और कितने दिनों खींचेगा।